जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया सर। बस थैंक यू वेरी मच खमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धूम मच गई है इंडिया के अंदर। वो कह रहे हैं कि जो भारत के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब, और भारत का जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने कहा है कि जी आप अफ्रीका को एज ए वन ब्लॉक जो है वो G20 में लें। और ये बेसिकली जो ग्लोबल साउथ का इंडिया रेटरिक रखता है, ये उस रेटरिक को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए है। सो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? क्या बाकी ममालिक भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? कि बाकी ममालिक ने अपने बायलैटरल, बहुत सारे ममालिक ने इंक्लूडिंग टर्की ने जो है वो जैसे टर्की अफ्रीका, चाइना अफ्रीका, यूएस अफ्रीका जो है वो रिलेशंस वो एक अप्रेटिस से डेवलप किया हुआ है। कैसे देखते हैं आप इस इनिशिएटिव को? आपको पता है खमर साहब, यहाँ पे अमेरिका में एक जोक है कि एल्गोर इन्वेंटेड द इंटरनेट। आपने सुना होगा ये, अगर आपने नहीं सुना तो इसको गूगल करें। इस पे बहुत मतलब एल्गोर की काफ़ी ली है पब्लिक ने, बहुत जो नाइट शोज होते हैं उन्होंने, कॉमेडियन ने बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि उसने गलती से कह दिया था कि वो कहना चाह रहा था कि मैं कुछ कमेटी का इंचार्ज था। इंटरनेट वाज इन्वेंटेड इन द 1970s बाय यूएस डिफेंस, और कई साल तक वो यूएस डिफेंस में ही इस्तेमाल किया गया। फिर बाद में 1990s में, वो अर्ली 90s में वो पब्लिक में आया हो। तो जब भी मजाक उड़ाना है तो थे आर्गोर इन्वेंटेड द इंटरनेट। तो मुझे लगता है कि अब तीसरे चौथे दिन हेडलाइंस आएंगे इंडिया में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्वेंट्स फायर, इन्वेंट्स द व्हील, इस तरह की बातें आने लगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो तकरीबन 10-12 साल से अटेंड कर रहे हैं G20 रेगुलरली, एवरी ईयर। और वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि बार बार के अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया जाए इन G20 फॉर्मली, क्योंकि यूरोप के तकरीबन 4-5 मुल्क हैं और फिर यूरोपियन यूनियन है ऑन टॉप ऑफ दैट, राइट। डबल एंट्री है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया वगैरह के लिए दिस इज लाइक ए डबल एंट्री इन द थिंग। दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू EU। अफ्रीका से सिर्फ एक ही साउथ अफ्रीका है, एक ही मुल्क है G20 में। तो दे आर सेइंग कि जो G20, देखिए, G20 वॉज ए ग्रुप। G20 कोई इदारा नहीं है, इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशन, जस्ट ए फोरम। और ये फोरम वाज क्रिएटेड टू डील विद इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1999 में आई थी। तो बड़े मुल्क, यानी 20 मुल्क, जो 20 इकोनॉमीज जो हैं ग्लोबल, हु कंट्रोल मे बी 70-80% ऑफ द ग्लोबल GDP, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके। दैट इज द गोल, फंडामेंटल गोल वही है G20 का। तो इट डजेंट मैटर के छोटे इकोनॉमीज उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, बिकॉज दे ट्राइंग टू जस्ट स्टेबलाइज द इकोनॉमी। लेकिन छोटे इकोनॉमीज ये कहते हैं कि जो रूल्स बन जाते हैं वहां पे, जो नॉर्म्स जनरेट हो जाते हैं G20, देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज टू लिव विद इट। तो ये प्रोसेस हो जाता है अनडेमोक्रेटिक। तो फॉर एग्जांपल के ना मतलब गाना का उसमें ना से है, ना नाइजीरिया का से है, ना ट्यूनीशिया का से, बट दे हैव टू फॉलो द रूल्स दैट G20 माइट क्रिएट। सो एक अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो पिछले बार बाली में जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पब्लिकली कॉल किया टू गिव अफ्रीकन यूनियन ए परमानेंट मेंबरशिप इन G20। तो फ्रांस ने इमीडिएटली उसको सपोर्ट किया, इन सेइंग दिस इज ए गुड आइडिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो जो डिक्लेरेशन था, द फाइनल स्टेटमेंट जो आया, आपको पता है वहां पर शी जिनपिंग भी थे, जो बाइडेन भी थे, और लावरोव भी थे। तो काफी टेंशन था यूक्रेन की जंग को लेकर, राइट। सो कहते हैं कि इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक स्किल्स की दाद देना चाहिए दैट ही वाज एबल टू गेट ए कम्युनिके आउट। तो
तो उस कम्युनिके में ये जिक्र नहीं था अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने का। हालांकि देवर पब्लिक, मतलब खुद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हु वाज चेयरमैन ऑफ द G20 समिट, ही कॉल्ड फॉर इट, द फ्रेंच मैक्रोन सपोर्टेड इट, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद चाइना सपोर्टेड इट कि यस वी विल सपोर्ट अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप इन G20। फिर जापान ने भी किया। और जब अफ्रीका समिट हुआ यहाँ पर, तो जब इनफैक्ट मैंने जो अफ्रीका समिट की समरी की है, तो जो लोग कॉन्वर्सेशंस के सब्सक्राइबर्स हैं और नहीं भी है, प्लीज सब्सक्राइब करें और देखे जाके। तो उसमें आई थिंक मैंने बाइडेन का वीडियो भी लगाया जिसमें ही कॉल्ड फॉर क्रिएटिंग परमानेंट मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन इन G20 का मेंबर बनाया ताकि रिप्रेजेंटेशन हो। अब नरेंद्र मोदी साहब ने बेसिकली एक लेटर लिखा है G20 मेंबर्स को से कि इस बार इस कॉन्फ्रेंस में उसको मेंबरशिप दे दी जाए। सो इट इज नॉट एज इफ एनीथिंग बिग, मतलब इट्स नॉट कि ये प्रपोजल नहीं था, ये मोमेंटम नहीं था। ऑलरेडी चाइना, जापान, फ्रांस एंड अमेरिका हैव कॉल्ड फॉर इट एंड सपोर्टेड इट। अब इंडिया आ रहा है। मुझे लगता है कि सम कंट्री ने ऑब्जेक्ट किया और उस वास्ते वो इंडोनेशिया के कम्युनिके में नहीं था। सो इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि आप एक पूरे कॉन्टिनेंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। और जो अफ्रीका का अब करंट जीडीपी है, इट इज लिटिल लेस देन इंडिया। सो या तो इट इज अफ्रीका इज या तो द 6th या 7th बिगेस्ट इकोनॉमी, डेफिनेटली बिगर देन टर्की, डेफिनेटली बिगर देन साउथ अफ्रीका। यानी पूरा अफ्रीका, हाँ, साउथ अफ्रीका अगर जा सकता है तो व्हाई नॉट द होल ऑफ अफ्रीका। मेरा अफ्रीका इज $2.46 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं, है। 3.4, अच्छा, मैं 3. चेक। हाँ, $3.4 ट्रिलियन इकोनॉमी है अफ्रीका की। सो इट डिजर्व्स टू बी देयर एज अफ्रीका। बट बट एक बात मैं बताऊं आपको, जितने ऑर्गेनाइजेशन जितने बड़े होते जाते हैं, इट विल बिकम लेस इफेक्टिव। तो उसने ये होगा कि अमेरिका जैसे मुल्क विल देन शिफ्ट द रियल एजेंडा टू G7। G20 फिर वो UN जनरल असेंबली की तरह हो जाएगा, आके तकरीरें करें और फिर चले जाएं। देखिए अब इंडिया में क्या होता है, लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ ए कम्युनिके कम्स आउट। आपने तो देखा फॉरेन मिनिस्टर्स की तो फ्लॉप हो गई ना G20 की मीटिंग। देयर वाज नो कम्युनिके, देयर वाज नो कॉमन शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग। इंडिया का एक एजेंडा था, वेस्ट ने आके पूरा का पूरा खाली यूक्रेन 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 कर डाला। और फिर इस बार भी सितंबर में विल सी व्हाट हैपेंस। तो इट्स गोइंग टू बी ऑल यूक्रेन अगर जंग खत्म नहीं हुई तो। सो क्या अफ्रीका, क्या ग्लोबल साउथ का एजेंडा, आई डोंट नो। विल सी, विल सी कि अमेरिका का क्या मूड है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आ रहे हैं, विल दे रेज द इश्यू ऑफ यूक्रेन उतना ज्यादा, या बिल्कुल ही नहीं रेज करेंगे यूक्रेन रशिया का। बट G20 में तो दे विल कम, ये कनाडा ये वो सब तो रेज जरूर करेंगे। बर्तानिया भी G20 में दे विल वांट ए स्टेटमेंट कंडेमिंग रशिया अगर जंग फिर भी चल रही है ना। इनफैक्ट मेरे को बदमाशी सूझ रही है, तो मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि रशिया को निकाल दें और उसकी जगह अफ्रीका को डाल दें G20 में। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो ये तो वाकई बदमाशी आपने की है। मैं निकाले क्यों नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल से निकालने की बात हो रही है, तो ये क्या राइट। G20 फ्रॉम G7 से तो चाइना से को नहीं बुलाया। देखिए अब G7 में चाइना वाज नॉट इनवाइटेड। रशिया की नहीं, तो रशिया की तो हैसियत ही नहीं है G7 के लिए करीब भी आने के लिए। बट चाइना वाज नॉट इनवाइटेड टू हिरोशिमा फॉर द G7 समिट, द सेकंड बिगेस्ट मेरा इकोनॉमी। ख्याल है कि ये द मोर जैसे जैसे चाइना जैसे बड़े मुल्कों को अगर आप इनवाइट नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता है चाइना को। उसकी वजह ये है कि उसकी रेलेवेंस तो मेंटेन्ड है, उससे तो ज्यादा बायसनेस नजर आ रही है। मेरा ख्याल है इससे तो ज्यादा अच्छा अंदर बुला के बैठ के बात की जाए तो ज्यादा नॉर्मल लगेगा, रादर के बस कहें जी एजेंडा कोई हाँ? एजेंडा डिस्टॉर्ट हो जाता है ना।
हमारे साहब, एजेंडा स्ट्रॉन्ग। इट्स लाइक सेइंग कि हमको क्रिकेट के बारे में बात करना है, चलो क्रिकेटर्स को लेकर आए, फिर एक हॉकी के प्लेयर को लेकर आए तो वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। फिर देन कुछ तो फाइनल ऑब्वियसली ये तो फिर डिसीजंस। दो दुनिया जो है वो क्रिएट हो रही है। एनी हो, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डॉक्टर साहब आया था फॉरेन अफेयर्स में, डैनियल जी मर्की ने कल लिखा है। जी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को, आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले फॉरेन अफेयर्स में और बाकी आर्टिकल्स आ रहे थे इंडिया के हवाले से, एशले टेलिस की बात कर रहे हैं, हाँ। एलिशले टेलेस ने लिखा। अभी ये जो आर्टिकल आया उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, उसने कहा है कि इंडिया को जो है वो वेस्ट को शेयर्ड वैल्यूज के लेंस से नहीं देखना चाहिए, उसको शेयर्ड इंटरेस्ट के लेंस से देखें। सो ये नहीं हो सकता कि अमेरिका के जो शेयर्ड वैल्यूज का जो फ्रेमवर्क है या जो टेम्पलेट है वो इंडिया पे फिट आए। जो इंडिया पे टेम्पलेट फिल आता है वो शेयर्ड इंटरेस्ट है। सो इसको, व्हाट आई वाज गेटिंग आउट ऑफ ऑल दिस वाज कि इट मींस के, सो इंडिया बेसिकली, इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज नॉट अ कंट्री जहाँ पे हम वो वैल्यूज की बात कर सकें। हाँ, जैसे द अमेरिकन्स हैव शेयर्ड इंटरेस्ट विद द मोनार्क्स एंड मैनी अदर कंट्रीज, सो इनके साथ भी बस रखें। सो ये फॉरेन अफेयर्स में छपा, मैंने इसको रीट्वीट भी किया। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? ये जो सोच है, ये थॉट है कि इंडिया को जैसा है वैसे ही लो, रादर के उसको तब्दील करने की कोशिश करो, ये भी एक सेल्फ डिफीटिंग पर्सपेक्टिव है। आप इसको कैसे देखते हैं? इट मींस के इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट टू आस्क हिम, एंड पर्टिकुलरली लुकिंग डॉक्टर जयशंकर जिस तरह असर्ट कर रहे हैं, एग्रेसिव बात कर रहे हैं। So what do you make of this, sir, as well? Before Modi is going to Washington. अब मुझे ना जयशंकर के बारे में इतना हम बात करते हैं कि आई थिंक आई कैन रियलाइज व्हाट ही वुड से। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जयशंकर को चैनलाइज करूं। मे बी डैन मर्की इज टॉकिंग अबाउट अमेरिका नॉट बीइंग डेमोक्रेसी एंड नॉट इंडिया। तो इंडिया इज नॉट जस्ट अ डेमोक्रेसी, इंडिया तो डेमोक्रेसी की अम्मा है, राइट? वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि महाभारत के जमाने में इंडिया में डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी हमने पैदा की है। तो अमेरिका तो चेपी से शोभा कल का मुल्क है। तो ये जो सो मे बी अमेरिका इज नॉट डेमोक्रेटिक। देखिए, ये शेयर्ड वैल्यूज की जो बात होती है ना, इस फुजुल बकवास है। मुसलमानों की क्या शेयर्ड वैल्यूज नहीं है? 50 मुल्कों के बीच में ईद तो मनाते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, क्या कॉमन इंटरेस्ट है? आर दे वर्किंग टुगेदर? नो, इट इज द इंटरेस्ट विच मेक पीपल कम टुगेदर, नॉट वैल्यूज। तो ये जो अमेरिका कहता है कि इसराइल के साथ कॉमन वैल्यूज हैं, शेयर्ड वैल्यूज, तो मैं ये हमेशा देखता था कि अगर शेयर्ड वैल्यूज हैं तो भाई इजरायली लॉबी ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों खर्च करती है अमेरिका में लॉबिंग पर, राइट? अगर वैल्यूज आपके शेयर्ड हैं तो मेरे को आपके पॉलिटिशियंस को खरीदने की क्या जरूरत है? इलेक्शंस में 100 मिलियन से ज्यादा एपैक खर्च करता है एवरी ईयर। फिर दूसरे लोग इतने लिटरली कई कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप जाके देख लें, बाइडन का जाके opensecrets.org में जाके देखें कितने पैसे मिले हैं उनको फ्रॉम द इजरायली लॉबी, इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। फिर ये जो बोलने की बातें, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के, जो एवरेज सिटीजन होता है जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता है ना ये चीजें पे अटेंशन करने के, वो कहते हैं वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज। इंडिया ने कभी अमेरिका को कहा कि भाई आपकी डेमोक्रेसी वीक हो रही है, आप माइनॉरिटीज, भाई काले बच्चों के हाथ में सेलफोन है, उसको गोली मार डालते हैं, राइट? यहाँ पे तो इट्स लाइक ए सिविल वॉर, पुलिस मारे जा रही है, मारे जा रही है कालों को और अफ्रीकन अमेरिकन को। तो इंडिया नेवर सेड कि हम आपके पास से प्रेडेटर्स नहीं लेंगे जब तक कि आप आपका ह्यूमन राइट सिचुएशन इंप्रूव करें। आपकी आधी कौम यानी सारे रिपब्लिकन कह रहे हैं कि इलेक्शंस आर रिग्ड। व्हाई डजंट इंडिया सेंड एन, इनफैक्ट इंडिया को चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में ना इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भेजना चाहिए इंडिया से, ताकि देखें कि अमेरिका में इलेक्शंस ठीक ठाक होते हैं या ना होते हैं। आपको पता है वोटर सप्रेशन इतना जबरदस्त तरीके से होता है यहाँ पे, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज। जो गरीब और माइनॉरिटीज हैं, ब्लैक्स एंड हिस्पैनिक्स, उनके लिए वोट देना इतना मुश्किल कर देते हैं। छुट्टी भी नहीं होती है, पता है नेशनल इलेक्शन के दिन छुट्टी नहीं है अमेरिका में।
तो जो वेज अर्निंग लेबर है, अगर आपको 2 घंटे लाइन में खड़े रहना है, फिर इलेक्शन के लिए जाना है, तो 3-4 घंटे की आपकी तनख्वाह कम कट हो जाती। एंड मेनी पीपल आर लिविंग हैंड टू माउथ ना, वो तो इट्स एन वेल नोन फैक्ट. सो दिस टॉक ऑफ shared values is just a common thing, but it's a rhetorical thing. shared values होते तो ये बात सही है, डिक्टेटर्स के साथ इतने ताल्लुकात, मोनार्कीज के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरेबिया के साथ क्या शेयर्ड वैल्यूज है अमेरिका के, इतने सालों से दोस्ती है, 1935 से, 35-39 से. सो आई थिंक ही इज जस्ट मेकिंग ए रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट. ये बात है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अलाइन हो गए ना, चाइना को लेकर, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर. और ये बोलने के लिए आइसिंग ऑन द केक है, समझे आप. हाँ, खाना खाने के बाद वो पेपरमिंट नहीं देते साथ में, साइड में. सो शेयर्ड वैल्यूज, दैट इज व्हाट इट इज, वो पेपरमिंट. बट अदरवाइज द रियल लेकिन मीनिंग अभी इज. आपने थोड़ी देर पहले कॉमन एजेंडा की बात की, G7 में एजेंडे से हिट जाते हैं, तो वो जी, एजेंडे में क्या होता है डॉक्टर साहब? शेयर्ड वैल्यूज ही तो हैं, तो फिर ये क्या बात हुई कि एक तरफ आप ये कहें कि जो G7 में शेयर्ड वैल्यूज हैं, अगर चाइना को लेंगे तो एजेंडा लेंगे, मतलब ये क्या मतलब है? G7 जो कहते हैं, दे से दिस इज डेवलप्ड इकोनॉमी. G7 इज द वेस्ट. G7 इज द वेस्ट. आप देख लें, उसमें कोई जापान के अलावा और कोई नॉन वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है. जापान तो अपने आप को, अमेरिका में एक वो है, क्या कहते हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जिनके एक आध पेरेंट अगर गोरा होता ना, स्लेव्स जो पैदा हुए थे प्लांटेशन में, तो बाद इतने गोरे पैदा होते थे स्किन से कि यू वुड नॉट नो कि वो अफ्रीकन अमेरिकन है. ऐसे मेरे एक दो दोस्त भी हैं, इतने वाइट हैं, आंखें उनकी हरी हैं, ब्लू हैं, बट दे आर अफ्रीकन अमेरिकन, नॉट वाइट, दे लुक वाइट. तो वो लोग वाइट प्रिटेंड करके वो सोसाइटी में सारी जिंदगी उस तरह गुजार दिए. पकड़े जब जाते हैं, वो शादी करके अगर बच्चे पैदा करते हैं, तो तब पता चल जाता. So that's when they usually got caught and they would avoid having children. तो ऐसे इट्स कॉल्ड पासिंग. बोल क्या, इसको गूगल करें, सुनने वालों से कहिए पासिंग एज वाइट. तो इट्स अ बिग इश्यू. तो जापान इज लाइक पासिंग एज वेस्ट. वो लाइक ऑनररी वेस्टर्न मुल्क बना हुआ है. बट अदरवाइज G7 इज बेसिकली, इटली की वहाँ मौजूदगी क्या इंपॉर्टेंस है इटली की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में? इट इज जस्ट के वेस्टर्न इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करते हैं, और कोड वर्ड डेमोक्रेसी इस्तेमाल किया हुआ है ना. समझे ना. बिल्कुल. अब इनको शर्म आती है कहने के लिए. अगर आप जाके यूरोपियन यूनियन की फाउंडेशनल लिटरेचर्स पढ़े, तो हैव यूज्ड फ्रेजेस लाइक द क्रिश्चियन फोर्ट्रेस. आपको पता है जब बॉस्निया का जब जेनोसाइड चल रहा था, तो जॉन मेजर्स ने कहा था कि इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू हैव ए मुस्लिम स्टेट इन द हार्ट ऑफ क्रिश्चियन यूरोप. तो अब उनको, क्योंकि उनके सोसाइटीज में सेक्युलर लोग हैं, एथीस्ट लोग हैं, दूसरे माइनॉरिटीज हैं, तो अच्छा नहीं लगता टू से वी आर क्रिश्चियन और वी आर जुडे क्रिश्चियन. तो उसके लिए ये कोड वर्ड्स बना लिए, डेमोक्रेसी. व्हेन दे से डेमोक्रेसी, समटाइम्स दे डू नॉट मीन डेमोक्रेसी, दे मीन द वेस्ट. तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी एंटनी ब्लिंकन साहब की मुलाकात हुई है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की बैंक से. किंग 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 कैसा कहते, किंग शिंगोंग जी. हाँ जी, किंग गैंग ही कहेंगे. तो हाँ. व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? 5 साल बाद मिले हैं, पहले मुलाकात होनी थी लेकिन वो बलून आ गए बीच में. तो वो पहले तो ये बात मैं देख रहा था, कई रिपोर्टर्स का फर्स्ट हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग. जो रिपोर्टर्स की जो क्वालिटी है ना, इतनी घटिया हो गई है. आपको पता है बाली में जी पिंग और जो बाइडेन की 3.5 घंटे की मीटिंग हुई थी. वो तो लास्ट ईयर ही थी ना. फिर ये क्या कह रहे हैं कि 5 साल के बाद मीटिंग ये हुई. सो आई डोंट नो व्हाट द बिग डील इज, इतनी लंबी मीटिंग. लेकिन जो मसाइल बाइडेन और शी जिनपिंग की मीटिंग के बावजूद हल नहीं हो सके, वो ब्लिंकन की मीटिंग के साथ हो जाएंगे.
नहीं होंगे। एक इंटरेस्टिंग साइड स्टोरी ये है कि 2 दिन पहले बिल गेट्स गए थे वहाँ और शी जिनपिंग से मुलाकात की। अब सवाल ये उठता है शी जिनपिंग ब्लिंकन से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? So suddenly it will look as if you're meeting businessmen from America, but not the Secretary of State from America. So it'll तो बाज लोग ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर शी जिनपिंग डज नॉट मीट ब्लिंकन देन इट इज अ स्लैप इन द फेस कह रहे हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है। अगर बिल गेट्स नहीं जाते ना और शी जिनपिंग ब्लिंकन से नहीं मिलते इट वुड नॉट बी ए बिग इशू। बल्कि वो एलन मस्क भी तो मिले हैं। हाँ आई बट थिंक एलन मस्क भी मिला एलॉन था। मस्क हाँ वो भी गया था ना। दे आर सेइंग के वेयर इज Elon Musk का तो खैर I don't remember, but द थिंग इज के बिल गेट्स से तो 2 दिन पहले मुलाकात हुई है। इट सीम्स के 5.5 घंटे की मीटिंग थी, काफी इंटेंस है। फिर डिनर भी हो रहा होगा या हो गया ऑलरेडी। वर्किंग डिनर है, सो दे आर टॉकिंग ओवर डिनर टू। और एंड किसी चीज पे अग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, जैसे दे ओनली अग्रीड ऑन ट्राइंग टू रिड्यूस ये जो नेगेटिव स्पाइरल है ना ताल्लुकात में, जो टेंशन बढ़ते जा रहा है, उस टेंशन को रोकना, मतलब हालात को और बुरे होने से पहले। तो दैट इज द इशू। विल देखेंगे, रीड आउट में पता चलेगा। फिर ये बेकार से वो वैल्यूज की बात आ रही है। आई टोल्ड देम दैट वी स्टैंड फर्मली फॉर ओपनिंग। ये जो ओपन सीज ना, इंडो पैसिफिक ओपन 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 कहता है, किस लिए ओपन रख रहा है यूएस? इंडो पैसिफिक ओपन ट्रेड के लिए ना। सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है इंडो पैसिफिक में किसका होता है? चाइना। सबसे सबसे ज्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम है थ्रू द इंडो पैसिफिक, इट इज चाइना's ट्रेड वॉल्यूम। Why will China shut down its own trade routes? मुझे समझ में नहीं आती है लॉजिक दैट वी आर देयर टू कीप द ट्रेड रूट्स ओपन। इट इज इन चाइना's इंटरेस्ट टू कीप द ट्रेड रूट्स ओपन, राइट? तो ये लॉजिक ही, ये जस्टिफिकेशन दैट वी वांट टू कीप trade routes open, trade routes open. I don't understand who is threatening to close down the trade routes. So, I think the US the United States needs to have a very serious internal discussion about its China policy. कि इससे पहले कि हम हिमाकती करके फिर कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन, एंड कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन में ना ये बात, चाइना इज नॉट द सोवियत यूनियन। उस जमाने में मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1955 में या 50, यूएस 46 47 में had a monopoly on nuclear weapons. सोवियत यूनियन के पास अभी नहीं आए थे। The United States in 1950 was 50% of the global GDP. 1970s 1980s में भी यूएस 30-40% से ज्यादा था जीडीपी। उस पे आप यूरोप को ऐड कर ले, नेटो। सो द वेस्ट यानी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यूएस, जापान, वो 60-70 करीब % ऑफ द ग्लोबल जीडीपी हुआ करते थे। सोवियत यूनियन कभी 12-15% से ज्यादा था ही नहीं ग्लोबल जीडीपी। तो डिस्पैरिटी देख लीजिए आप, 70 वर्सेस 15, कोई कंपटीशन ही नहीं था वेस्ट वर्सेस सोवियत यूनियन। इन्होंने चढ़ा चढ़ा के वेस्ट को डरा के अपनी पब्लिक को जो है सो दे पुश्ड ऑल काइंड्स ऑफ एजेंडाज इंक्लूडिंग नेटो एक्सपेंशन। लेकिन अब वैसा गैप फर्क नहीं है। अगर आप ले लें वेस्ट को टुडे, पूरा यूरोपियन यूनियन और यूएस मिलके कुछ 40 ट्रिलियन डॉलर है, और चाइना इज अबाउट 17-18 ट्रिलियन डॉलर, यानी इट्स जस्ट डबल। समझ रहे ना? इट इज नॉट लाइक द बिग गैप जो सोवियत यूनियन और वेस्ट में था, वैसा नहीं है, गैप इतना है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, ये कह रहा हूं मैं। प्लस साइज बहुत ज्यादा है। सोवियत यूनियन की उतनी क्या पॉपुलेशन थी? कुछ भी नहीं थी in terms of it. China's population is equal to the entire West put together.
So it's not going to be an easy enemy to deal with, or which America का जो share of the global economy is declining, अमेरिका के तरफ से हटते जा रहे हैं उसके फॉर्मर allies. देखिए सऊदी अरेबिया किधर का रुख बदल रहा है. अब Egypt wants to join BRICS. Egypt is saying I want to join BRICS to reduce my dependence on the West. You know, and I want to. आप टर्की भी उस तरफ हटना चाह रहा है, वो एससीओ ज्वाइन करने के चक्कर में है. अब फ्रांस कह रहा है कि इट वांट्स टू ज्वाइन. देखिए फ्रांस को फॉलो करना इंटरेस्टिंग. वी शुड डू अ शो ऑन फ्रांस. खाली फ्रांस, मैक्रोन गए थे बीजिंग और वहां पे इंडिया की तरह बातें करने लगे. वो ही यूज द वर्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. याद है मैक्रोन ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लव यूज किया था बीजिंग में. एंड अब वो कह रहा है कि आई वांट टू ज्वाइन ब्रिक्स. ब्रिक्स का होल पर्पस, वन ऑफ द बिग पर्पसेस ऑफ ब्रिक इज डी-डॉलराइजेशन. व्हाई डज फ्रांस वांट टू जॉइन डी-डॉलर? आई होप कि वो फ्रांस को इंक्लूड ना करें, मतलब फिर वो गन करेगा. So, but this realignments चल रहे हैं, and I think America needs to have a far more serious. Henry Kissinger बोला था कि if you treat China as your enemy, Kissinger अपने 100th birthday was also saying कि this is a wrong. ये जो अमेरिका की जो पॉलिसी है towards China is wrong. I also disagree with this policy. I think ये नुकसानदेह है हमारे लिए. And I don't think India फंसना चाहिए इस चक्कर में, because वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. लेट्स सी क्या होता है. इंटरेस्टिंग विजिट आ रहा है वॉशिंगटन में, इसको देखते हैं, इसको फोर्सी करेंगे सर. ये बड़ा इम्पोर्टेंट. ये जो चाइना से जो अमेरिका लड़ रहा है ना, अमेरिका इज फाइटिंग टू प्रिजर्व टू थिंग्स. अमेरिका प्रीएमिनेंस एंड द करंट ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर. तो मुझे ये बताएं, ये करंट ग्लोबल ऑर्डर को बचाने में इंडिया की क्या इंटरेस्ट है? इस ग्लोबल ऑर्डर ने इंडिया को दबा के रखा है. पिछले 20 साल से बातचीत हो रही है अबाउट रिफॉर्मिंग सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंक्लूडिंग इंडिया. इन्होंने नहीं किया, राइट? So I don't know why would India see the current global order as something worth defending. और इसी ग्लोबल ऑर्डर ने चाइना को नंबर 2 बनाया, बाय द वे, राइट? 1980s में इंडिया चाइना ऐसे थे. ऐसे ही. बिल्कुल सही. लेट्स सी क्या चाइना क्या कर सकता है और अमेरिका इसको प्रोटेक्ट करने में. बिल्कुल जैसे आपने हेनरी किसिंजर की बात की और ख़ुद भी आप कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल थिंग, ये जो अमेरिकन पॉलिसी है फॉर चाइना. लेकिन ज़ाहिर बात है कि दे हैव सो मच हार्ड पावर एंड दे हैव सो मच पावर, दे वांट टू डील इट ओनली थ्रू दैट लेंस. दूसरी चीज ये है खबर साहब के अमेरिका इज नॉट वेरी सॉलिड एट होम नाउ. जैसा 1970s में 60s में एकदम सॉलिड थी, वेरी यूनिफॉर्म होमोजेनस ज्यादा थी. अब देखें, अगर इन्होंने ट्रम्प को अगर अरेस्ट कर लिया तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अमेरिका में भी सड़कों पे राइट्स वगैरह हो जाए. कैन यू इमेजिन उसको अरेस्ट करें और फिर इलेक्शन की लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी, बिकॉज दे विल से ये बाइडेन को जिताने के लिए इसको इन्होंने बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया. ट्रम्प को राहुल गांधी बना दिया. जिसको तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया ना पार्लियामेंट के बाहर. सो इट विल बी लाइक दैट. इट इज सो अमेरिका इज नॉट वेरी सॉलिड. इमिग्रेशन को लेके काफी इश्यूज है. इनइक्वालिटीज इतनी बढ़ती जा रही हैं. मैं तो खुलेआम क्लास में अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, ये छिछोरापन छोड़ो, किताबों में जाओ और किताबों में भी ऐसे बीएस किस्म के मेजर्स छोड़ो. गो इनटू हाईटेक, एआई, बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड. हालांकि मैं उन चीज़ों में नहीं हूँ, मैं सोशल साइंसेस पढ़ाता हूँ. ऐसे कि ड्रॉप दिस या माइनर या मेजर, एक टेक ऐसी चीज़ होना चाहिए आपकी स्पेशलाइजेशन कि आप उनकी जबान भी नहीं बात कर सके तो आपको जॉब दे सके. अगर मैं आपको खमर साहब ड्रॉप कर दिया कोरिया में, आपको कोरियन नहीं आती, क्या आपको जॉब दे सकता है? क्या लाइक ऑन व्हाट बेसिस विल यू लुक फॉर अ जॉब? अगर आप आईटी नेटवर्क्स कर सकते हैं, अगर उसको बोल दिए आई सेव योर डेटा, बस यू से कम ऑन.
I generate business. Come on. So there is that kind of thing. So I'm trying to tell my people कि अगर आप competitive ना बने knowledge base तो दो अमेरिका हो जाएंगे. एक जिसकी income per average per capita will be below 50,000 और एक which will be above 150,000. में कुछ भी नहीं रहेगा. This is the opposite of America. पहले अमेरिका था जब छोटा सा रिच पीपल थे और बहुत कम गरीब थे, बाकी के साथ बड़ा सॉलिड मिडिल क्लास था. 70s 80s 90s में अगर आप देखें, दैट इज व्हाट मेड अमेरिका सच ए पावरफुल कंट्री. अब क्या हो रहा है, इट्स बिकमिंग द अदर वे. जो पढ़ के निकल रहे हैं, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स मेकिंग लॉट ऑफ मनी, और जो नहीं है वो बीच में सिर्फ प्रोफेसर रह जाएंगे हम लोग. बस जो गरीब रहेंगे, तबका रहेगा, उनके पास सोशल सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, वेलफेयर भी नहीं रहेगा, हेल्थ केयर भी नहीं. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इन अमेरिका. इंस्टेबिलिटी रहेंगी, पॉलिटिकल क्या कहना चाहिए, अपराइजिंग टाइप चीजें भी होने लगेंगी. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर ये कोल्ड वॉर 10 15 20 साल चलती है, सो आई डोंट थिंक अमेरिका इज गोइंग टू बी एट होम सो सॉलिड के वो एक लंबी कोल्ड वॉर टाइप कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन करे. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये आपने सही कहा कि स्टूडेंट्स को आईए एंड टेक पढ़ना चाहिए. यही फ्यूचर है और इसी पे ही इन्वेस्ट करें अपना फ्यूचर. और बिल्कुल सही कहा कि ये जो आपने ज़ुबान वाली मिसाल भी दी कि आपके पास स्किल होनी चाहिए. एनी हाउ, thank you very much, Professor Dr. Mukhtar Khan sir. Sir, it's always pleasure talking to you and learning from you. Everybody feels that we are in class. So थैंक thank you यू. thank you very much for your time, sir. Thank you. थैंक यू. Thank you.